जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। रिपब्लिक इंडिया में आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिससे मुझसे एक गलती हो गई थी, जिसमें मैंने ये कहा था कि अशोक चौहान यशवंतराव चौहान के पुत्र हैं, जबकि वो शंकरराव चौहान के पुत्र हैं। अब मेरी गलती है, और सबसे अच्छी बात यह लगी कि जितने भी दर्शक श्रोताओं ने टिप्पणी की उसमें से बहुत सारे श्रोता दर्शकों ने मेरी गलती को सुधारा और मुझे बड़ी शालीनता से आगाह किया कि स्वामी साहब जो आप कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरी गलती को सुधारा और मेरा ध्यान उस पर लगाया, जिससे मुझे लगता है कि दर्शक और श्रोता बड़े ज्ञानशील हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, बहुत जानकार हैं, और जो मैंने गलती की उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज जिस विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूं, 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि ये जो यूपीएस स्कीम सरकार लाई है, ये एक प्रकार का बहुत बड़ा धोखा है सरकारी कर्मचारियों के साथ। और ओपीएस सबसे अच्छी स्कीम थी, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसमें कर्मचारियों को बिना कोई योगदान किए हुए, बिना कोई अंशदान किए हुए रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिला करती थी। और ये पेंशन इस चीज का प्रतिकार होता था कि जिस एम्प्लॉय ने 20 साल से ज्यादा सरकार को अपनी सेवाएं दी और ईमानदारी से काम किया, वैसे ईमानदारी से काम न भी करा तो भी उन्हें पेंशन मिलती है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप सोशल सिक्योरिटी अपने एम्प्लॉइज को दें, और ये सोशल सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर में भी होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर में भी होनी चाहिए, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जैसे अमेरिका में, यूरोप में जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वास्तविकता में डेवलप्ड नेशंस हैं, हम भी कहते हैं 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए, लेकिन हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं। और हिंदुस्तानी की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर वो बीमार पड़ जाए तो उसकी जमीन जायदाद बिक जाएगी, क्योंकि पुराने सरकारी हॉस्पिटल तो अब इतने अस्त व्यस्त स्थिति में हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 50-60 लाख रुपए का खर्चा होना एक बहुत मामूली चीज है। जरा सी बीमारी में 6-7 लाख का खर्चा हो जाना स्वाभाविक है। तो बड़े बड़े धनाढ्य परिवार के लोगों को गरीबी में जाते हुए देखा है, केवल मेडिकल फैसिलिटी न होने की वजह से। और सरकार ने जो मेडिकल इंश्योरेंस है, जहां पे विदेश में इंश्योरेंस का प्रीमियम तो जरूर ज्यादा है, लेकिन उसके बाद अगर कोई सड़क पे गिर भी जाए तो उसके बाद का सारा खर्चा सरकार उठाती है। तो आपको इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कल अगर मैं बीमार पड़ा तो क्या होगा। एजुकेशन भी सरकार प्रोवाइड करती है और मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। मैंने सोशल सिक्योरिटी यूरोपियन वर्ल्ड में और अमेरिका में बहुत ज्यादा है, और हिंदुस्तान में जैसी है वो, जैसे मुझे पता है आपको भी पता है। तो यह माना गया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जब कर्मचारी को पेंशन मिलेगी बिना किसी अंशदान के, तो वो अपना जीवन ईमानदारी से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो होता है ताकत तो होती है उसके पास, अथॉरिटी तो होती है, और अथॉरिटी होती है तो वो बेईमानी कर सकता है, वो घूसखोरी कर सकता है, और सामान्य जनता को, साधारण जनता को चूस सकता है, लूट सकता है, भ्रष्टाचार कर सकता है, जो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है बेरोजगारी से और महंगाई से। तो 2003 में जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक न्यू पेंशन स्कीम लाए थे। वो ओल्ड पेंशन स्कीम को उन्होंने खत्म कर दिया था। न्यू पेंशन स्कीम में प्रावधान किया गया कि एम्प्लॉय 10% का कंट्रीब्यूशन करेगा अपनी बेसिक का, सरकार भी कंट्रीब्यूशन करेगी, और ये पैसा जो है ये कैपिटल मार्केट में जाएगा। कैपिटल मार्केट का मतलब या तो इक्विटी मार्केट में जाएगा या डेट मार्केट में जाएगा। डेट मार्केट का मतलब जहां पे फिक्स डिपॉजिट हो गया, आरबीआई बॉन्ड हो गया, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, एफडीज हो गए, जहां पे आपको, जो आदमी आपसे पैसा लेता है, जो इंस्टीट्यूशन आपसे पैसा लेता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, आपको ये भरोसा दिलाता है कि जब तक इसकी मैच्योरिटी होगी तब तक मैं आपको ये इंटरेस्ट का पेमेंट करता रहूंगा।
ये उसका कमिटमेंट होता है। आप बैंक में एफडी कराते हैं, जो भी आपको इंटरेस्ट वो कहते हैं वो आपको इंटरेस्ट मिलता है, और उसके जब मैच्योर हो जाती है एफडी तो उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है। लेकिन वो फिक्स्ड अमाउंट होता है, इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड है, ना वो ज्यादा हो सकता है ना कम हो सकता है। जो कमिटमेंट है वो दोनों पार्टियों के लिए कमिटमेंट है, वो देंगे आप लेंगे। और दूसरा विकल्प यह है कि आपसे पैसा लेके सरकार उसको इक्विटी मार्केट में लगाए, उसको शेयर मार्केट में लगाए। अगर उसको शेयर मार्केट में लगाती है तो 30% पर ईयर का भी रिटर्न मिल सकता है और -30% का रिटर्न भी मिल सकता है। मार्केट अगर क्रैक डाउन कर जाए, क्रैश कर जाए तो बहुत नुकसान भी हो सकता है, और अगर मार्केट बढ़े तो बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। तो जहां पे डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, एफडीज में रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न कम होता है, वहीं पे शेयर मार्केट में रिटर्न भी बहुत ज्यादा हो सकता है और रिस्क भी बहुत ज्यादा हो सकती है। अब ये न्यू पेंशन स्कीम में जो पैसा अगर आपने ऑप्ट किया कि डेट और इक्विटी दोनों में आप अपना पैसा लगाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा रिस्क और रिटर्न को आपने कंपेंसेट किया, लेकिन केवल इक्विटी में लगाया तो रिस्क भी बहुत ज्यादा है, रिटर्न भी बहुत ज्यादा है। तो न्यू पेंशन स्कीम में, ओल्ड पेंशन स्कीम में यह परिवर्तन किया गया कि पहले आपको कोई अंशदान नहीं देना पड़ता था, अब आपको अंशदान देना पड़ेगा। अच्छा, इसका विरोध पूरे हिंदुस्तान में हुआ। लोगों ने कहा कि अगर शेयर मार्केट में और डेट मार्केट जहां इंटरेस्ट रेट वैसे ही कम है और अगर आप टैक्सेबल इनकम में है तो टैक्स कटने के बाद अगर आपको 7% का रिटर्न मिलता है और टैक्स कटने के बाद 5.5% का होता है, वो तो इन्फ्लेशन से भी कम है, तो वो इन्फ्लेशन को ही कंपेंसेट नहीं कर पाएगा। तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं, यह सरकारी कर्मचारियों ने कहा। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार आई, हिमाचल में आई, कर्नाटका में आई, राजस्थान में आई, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम में हम कोई आपसे सहयोग नहीं करेंगे, आपको ये न्यू पेंशन स्कीम ही लागू करनी पड़ेगी। और ये कशमकश थी। अब ये सरकार एक नई थर्ड चीज ले आया, तीसरी चीज ले आया, वो है यूपीएस। यूपीएस में वो आपसे कह रहे हैं कि आप 10% का कंट्रीब्यूशन देंगे और सरकार 18.5% का कंट्रीब्यूशन देगी। और अब वो फ्यूचर पे डिपेंडेंट नहीं है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। सरकार आपसे वादा करती है, ये यूपीएस में कहा गया कि जब आप 60 साल पे रिटायर होंगे तो आपको बेसिक का 50% की पेंशन मिलेगी, और जब तक आप जीवित रहेंगे, आपकी पत्नी जीवित रहेंगी, वो मिलेगी। अब इसका विश्लेषण लोगों ने किया, पहले मैंने भी अपने वीडियो में विश्लेषण किया था, कुछ पॉइंट रह गए थे, उसको मैंने कहा कि आपके सामने पेश करूं और उसके बाद आप फिर से टिप्पणी देंगे तो समझ में आएगा। सरकारी कर्मचारी भी होंगे, वो भी टिप्पणी देंगे, तो मुझे अपने चीज का सुधार करने में आसानी होगी। पहले ओल्ड पेंशन स्कीम में जो मिनिमम सरकारी नौकरी पेंशन लेने के हकदार बनाने के लिए थी वो 20 साल थी, अब वो 25 साल कर दी गई है। मतलब अगर आप 25 साल से कम नौकरी सरकारी करेंगे नई स्कीम के अनुसार तो आपको केवल 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। अब आपने मान लीजिए 24 साल नौकरी की, आपने बेसिक का 10% आप कंट्रीब्यूशन देते रहे, 24 साल तक देते रहे, तो लाखों रुपए आप दे देंगे। और उसके बाद आपको ऐसा मजबूर किया गया कि आप नौकरी छोड़ दें, आपको परेशान किया गया, और अगर आप नौकरी छोड़ देंगे तो केवल 10,000 रुपए, जो कि आपके घर के किराए के लिए भी पर्याप्त नहीं होंगे। तो एक तो समस्या यह है कि 20 साल से बढ़ा के आपने 25 साल क्यों किया। दूसरी बात यह कि जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज इन गवर्नमेंट सर्विस है वो 40 साल है। तो अगर 39-40 साल में कोई SC ST सरकारी नौकरी ज्वाइन करता है और 60 साल में रिटायर हो जाता है तो उसकी तो 25 साल की नौकरी पूरी ही नहीं होगी, तो उसे एनपीएस लेना पड़ेगा, उसको यूपीएस लेगा तो 25 साल की नौकरी नहीं होगी तो उसको पेंशन नहीं मिलेगी, कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कर देगा और पेंशन उसको केवल 10,000 रुपए महीने की मिलेगी। तो ये उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। अच्छा, एक चीज और समझिए, फाइनेंस के अंदर एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं फॉर्मूला ऑफ 72। फॉर्मूला ऑफ 72 ये कहता है कि अगर आपको ये पता चलाना है कि अगर 1 लाख रुपए आज आप जमा करें कहीं तो कितने साल में वो डबल हो जाएगा। तो 72 से अगर इंटरेस्ट रेट 72
को इंटरेस्ट रेट से भाग दे दें तो आपको पता चल जाएगा कितने साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। माने अगर 10 साल 10% का इंटरेस्ट रेट है और 72 से 10 साल को भाग करें तो आता है कितना 7.2। इसका माने 7.2 ईयर्स में आपका पैसा डबल हो जाएगा। तो अगर एनएससी में या इंदिरा विकास पत्र में या एफडी में या बाकी जगह कहा जा रहा है कि आपका पैसा 8.5 साल में डबल हो जाएगा, इसका माने करीब 8.5% का इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। अब ये जरा कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति 20 साल की नौकरी की उम्र में नौकरी ज्वाइन करता है और बेसिक जमा करता है अपने अंशदान के रूप में। ये बेसिक 8 साल के बाद डबल हो जाती है, माने 10 रुपए 8 साल के बाद 20 हो जाते हैं। 24 साल के बाद ये 40 हो जाते हैं। 32 साल के बाद ये 48 हो जाते हैं और 60 साल की उम्र में ये 96 हो जाते हैं। माने 96% ऑफ योर बेसिक सैलरी, और आपको मिलेगी 50%। खैर ये तो बिल्कुल शुरुआत की सैलरी का विषय। अगर इसका मिड पॉइंट भी ले लिया जाए कि 20 साल में ज्वाइन किया, 40 साल में एवरेज ले लिया जाए, तो भी करीब 48% 50% तो बिना किसी सरकारी कंट्रीब्यूशन को आपको बेसिक का मिल सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो 20 साल में सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं। अच्छा, अगर आप सरकारी नौकरी 30 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो 55 साल तक आप रिटायरमेंट नहीं ले पाएंगे, चाहे आपकी परिस्थिति कुछ भी कर दी जाए, चाहे आपको ट्रांसफर न दिया जाए, ना आपके जीवन को नरक बना दिया जाए, चाहे 18 घंटे आपसे नौकरी कराई जाए। और क्योंकि सीआर उनके हाथ में है, क्योंकि आपके भविष्य का हर मसला उनके हाथ में है, तो आपको वो करना पड़ेगा। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सप्लॉयटेशन होता है वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा। क्योंकि सरकारी नौकरी में जो आपका एक अधिकार होता है कि मेरे को तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलेगा ही मिलेगा, वो अधिकार भी आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम लोगों को अग्निवीर में कल्पना एक परेशानी है, वो ये है कि 1/4 लोगों को जो नौकरी में रखा जाएगा और 3/4 को निकाला जाएगा, तो नॉर्मली वो 1/4 वो होंगे जो अपने बॉसेस की सेवा करेंगे। काम चाहे अच्छा करें ना करें, लेकिन अगर मेम साहब का ड्यूटी बजाएंगे और साहब के जूते साफ करेंगे तो उनको एक्सटेंशन मिलेगा, बाकी सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसका माने अंदर जो सरकारी नौकरी के अंदर एक गरिमा की भावना होती है, एक आत्मसम्मान की भावना होती है, वो खत्म हो जाएगी। आपके सीनियर्स आपको जो कहेंगे आपको करना पड़ेगा, वरना आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, एक और चीज जो पेंशन बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी कि भाई पेंशन मिलेगी तो अच्छा एक और चीज सोचिए आप, अगर 20 साल में आपने नौकरी ज्वाइन की और 60 साल तक नौकरी की तो 40 साल आपने कंट्रीब्यूशन दिया। नॉर्मल एज कितनी है हस्बैंड वाइफ की हिंदुस्तान के अंदर जीवित रहने की? मान लेते हैं 72 साल है। इसका माने आप 40 साल कंट्रीब्यूट करेंगे बेसिक का 10% और आप केवल 12 साल उसका उपयोग करेंगे। पहले पूरा करेंगे, जो सरकारी नौकर है वो जिंदा रहता है, उसके बाद उसकी पत्नी या पति करेगा और 12 साल करेगा। अगर 12 साल 72 साल एवरेज एज है तो इसका माने यू आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर 40 ईयर्स, यू आर ओनली टेकिंग ए बेनिफिट फॉर 12 ईयर्स। तो सरकार के तो बल्ले बल्ले, सरकार के तो फायदे ही फायदे। और कर्मचारियों को बिल्कुल जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होता है जिस प्रकार से, अच्छा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो तब भी तनख्वाहें बहुत ज्यादा होती हैं। अगर आप आपके अंदर टैलेंट है तो आप गूगल पे काम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पे काम करेंगे, आईटी कंपनी में काम करेंगे, एचयूएल में काम करेंगे, रिलायंस में काम करेंगे। अगर आप ऊंचे ओहदे पे हैं तो करोड़ों रुपए में आपकी तनख्वाह है। यहां तो 2-2.5 लाख रुपए से ज्यादा आपकी तनख्वाह ही नहीं है। तो एक समस्या और पैदा हो जाएगी कि अगर इस प्रकार की नौकरी होगी और इस प्रकार की पेंशन होगी तो एक आईआईटी और आईएम का पढ़ा हुआ आदमी आईएएस में क्यों जाएगा? वो प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करेगा जहां उसको करोड़ों की तनख्वाह मिलेगी? वो 2 लाख और 1.5 लाख की सैलरी में और रोज उसके ट्रांसफर होंगे। अगर उसका राजनीतिक आका जो है खुश नहीं होगा और वो नौकरी छोड़ देगा, पेंशन भी नहीं मिलेगी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका माने जो टैलेंट को अट्रैक्ट करने की स्थिति सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में थी, जस्ट बिकॉज यू गेट रिस्पेक्ट,
बड़े मकान मिलते हैं, गाड़ी घोड़ा मिलता है, इज्जत मिलती है, पेंशन मिलती है, तो आप सोचते हैं चलो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में करोड़ों नहीं कमाएंगे, यहाँ पे इज्जत कमाएंगे, कुछ देश के लिए काम करेंगे। लेकिन क्योंकि अब आपको 25 साल से पहले स्थिति अगर पैदा कर दी जाए कि आप नौकरी छोड़ के चले जाए, तो ना इज्जत रहेगी, ना सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगी। जो आपके मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी कहेंगे आपको करना पड़ेगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम वर्सेस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मुझे लगता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम वर्स्ट स्कीम है। इससे बेहतर तो एनपीएस थी। और 20 साल से जो 25 साल किया गया है, और एससी एसटीज के लिए ये तलवार लटका दी गई है कि आपको पेंशन मिलेगी ही नहीं, और केवल 10,000 की पेंशन। अरे भाई, जितना उसने कंट्रीब्यूशन किया है तब तक, वो तो उसको वापस कर दो। अगर 24 साल उसने नौकरी की, तो 24 साल तक अगर उसने 50 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया है उसने, और सरकार ने 18.5% का, तो उसे 40 लाख वापस कर दो। फिर 10,000 रुपए महीने की पेंशन देने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर स्थिति में सरकार पैसा कमाएगी, और एम्प्लॉइज जो है अगर इस झुंझुने में पकड़ गए, अगर इसमें फंस गए और उनको चीज नहीं समझाई गई, ढंग से बताई गई, तो उनका तो नुकसान ही नुकसान होगा। और अच्छा टैलेंट जो है वो सरकारी नौकरी में नहीं आएगा, वो सारा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएगा। तो जो फिर आईएफएस आईएएस होंगे, ये भी लिटरल एंट्री वाले होंगे, या पॉलिटिक्स में जैसे लिटरल एंट्री हो रही है कंगना रनौत टाइप की, जो बोलती हैं कुछ और फिर पत्रकार से कहती हैं। ये मेरा है विजुअलाइजेशन कि देश 2014 में अप्लाई वो हुआ आजाद। अरे भैया, तुम एग्जाम दे रहे हो और पूछा जाए देश कब आजाद हुआ, और तुम कहो नहीं मेरा विजुअलाइजेशन है, टीचर से झगड़ा करने लोगों। अरे यार, देश तो 1947 में आजाद हुआ था। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आप विदेश में जाके इस तरह की अगर बकवास करोगे तो विदेश वाले आपको बुलाना बंद कर देंगे, कहेंगे नहीं साहब, सुभाष चंद्र बोस क्योंकि आजाद हिंद सेना उन्होंने बनाई थी, क्योंकि उन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन कर दिया था, इसलिए वो प्रधानमंत्री थे, इसलिए मैंने ऐसा कहा था। फिर आप किसानों का अपमान करोगे। ऐसे ही लिटरल एंट्री में एमपीज आ जाएंगे जो वास्तविकता में कल्पना जगत में रहते हैं, जो फिल्म कलाकार हैं, जिन्हें देश की राजनीतिक स्थिति और समझ ही बिल्कुल नहीं है, जिनको लोगों की भावनाओं की समझ नहीं है, वो राजनीति में आ जाएंगे और वही लोग ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे। फिर तो आपको शाखा के लोग ब्यूरोक्रेट्स बने दिखाई पड़ेंगे, और जो शाखा जाएंगे, अब नया नियम भी लागू हो गया कि आप शाखा में जा सकते हैं, वेदर यू आर ए आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर। तो जो शाखा में जाएगा वो एक्सटेंशन पाएगा, जो शाखा में नहीं जाएगा उसको निकाल बाहर करेंगे। तो आज से 10-15 साल। अच्छा, फिर एक और चीज सोचिए, अब 25 साल आपने कर दिया, तो 2004 में अगर किसी ने नौकरी ज्वाइन की है तो 25 साल कंप्लीट होते होते 2029 होगी। तो 2029 तक तो सरकार को केवल कंट्रीब्यूशन मिलेगा, देना तो उसको कुछ नहीं है। देगी तो वो 2029 के बाद तो इतने लबालब हो जाएंगे पैसे सरकारी कर्मचारियों से 10% का अनुदान लेते हुए कि बड़े बड़े पूंजीपतियों के ऋण माफ हो जाएंगे, अडानी जी को और संपत्ति दे दी जाएंगी, और कहेंगे कि देखिए 2029 तक हमने देश को विकसित देश बना दिया, क्योंकि देना कुछ नहीं है, केवल लेना ही लेना है। और यही लगता है सरकार की नीति है कि लेना जानती है, देना नहीं जानती। चाहे वो सरकारी एम्प्लॉई हो, चाहे वो अग्निवीर में बच्चों को धकेला गया हो, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसका विश्लेषण करेंगे लोग, सरकारी कर्मचारी विश्लेषण करेंगे, तो यूपीएस इज ए कंप्लीटली यूजलेस स्कीम, जो कि सरकारी कर्मचारियों को ठगने के लिए बनाई गई है, और सरकारी कर्मचारियों को इसको तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।